दोस्तों, हम अपने चैनल पे बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। शर्मा परिवार एक मध्यम वर्गीय फैमिली जो दिल्ली के एक मकान में रहते थे। दिलीप शर्मा एक बिजनेसमैन थे, तो वहीं उनकी पत्नी मिसेस शालिनी शर्मा वो एक समाज सेविका थी, और उनकी 15 साल की बेटी रिया जो बहुत चुलबुली और शरारती किस्म की लड़की थी। उनकी फैमिली एक परफेक्ट फैमिली थी, लेकिन इस परफेक्ट फैमिली की तस्वीर में जल्द ही एक दरार पड़ने वाली थी। एक दिन रिया के माता पिता ने उसे बताया कि उसका ममेरा भाई वंश उसके घर रहने आ रहा है। वंश रिया के मामा का बेटा, जो हाल ही में एक कार दुर्घटना में अपने माता पिता को खो चुका था। शालिनी ने रिया को समझाया, वंश अब हमारे परिवार का हिस्सा है रिया, उसे अपने भाई की तरह प्यार और सम्मान देना। रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मम्मी, वो वंश, वो शरारती लड़का, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो हमेशा मुझे तंग करता है। उसे कहीं और भेज दो। रिया, ऐसा नहीं बोलते। वो अब अकेला है और हमें उसका ख्याल रखना है। रिया चुप रही, लेकिन उसके मन में गुस्से की आग अभी भी भड़क रही थी। बचपन में वंश की शरारतें उसे आज भी याद थी। कैसे वो उसकी गुड़िया तोड़ देता था, उसकी किताबें फाड़ देता था और उसे चिढ़ाने में मजा लेता था। अब वही वंश उसके घर में, ये बात उसे बर्दाश्त नहीं थी। वंश के आने के दिन रिया अपने कमरे में गुस्से से बैठी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दिलीप और शालिनी ने वंश का गर्मजोशी से स्वागत किया। 16 साल का वंश लंबा, पतला और उदास चेहरा लिए खड़ा था। उसकी आंखों में दुख साफ झलक रहा था, लेकिन रिया को उससे कोई हमदर्दी नहीं थी। वंश, ये तुम्हारा कमरा है। शालिनी ने उसे रिया के बगल वाले कमरे में ले जाकर कहा। रिया ने दूर से ही उसे घूरा और अपने कमरे में चली गई। रात के 2 बज रहे थे। सभी लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे और पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। तभी वंश के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। दरवाजे की चरमराहट की आवाज से वंश की आंखें खुली तो सामने उसके एक भयानक आकृति खड़ी थी, जिसे देख वंश जोर से चिल्लाने लगा। वंश की आवाज सुनकर दिलीप और शालिनी वंश के पास आए, जहां वो नींद में जोर से चिल्लाए जा रहा था। वंश बेटा, उठो, क्या हुआ? उठो बेटा। तभी वंश की आंखें खुली। वो बहुत डरा हुआ था। पसीने से भीगा उसका शरीर डर से कांप रहा था। उसके मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकल रही थी। क्या हुआ बेटा? इतने डरे हुए क्यों हो? नींद में कोई बुरा सपना देखा क्या? वंश ने कुछ नहीं कहा। उसे देख उसके मामा मामी समझ चुके थे कि जरूर नींद में वंश ने कोई बुरा सपना देखा होगा, इसलिए उन्होंने उसे शांत करके वापस सुलाया, जिसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सुबह वंश खामोश नाश्ते की मेज पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, जिसे देखकर उसकी मामी ने उससे कहा, वंश बेटा, क्या हुआ? आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? जल्दी से जूस पी लो। मामी की बात सुनकर वंश ने जूस का गिलास उठाया, पर जैसे ही उसने गिलास में देखा तो उसे जूस में एक कॉकरोच नजर आया, जिसे देख वो गिलास उसके हाथों से छूट गया। क्या हुआ बेटा? मामी वो गिलास में कॉकरोच है। अरे, ये गिलास में कॉकरोच कैसे आया? तुम एक छोटे से कॉकरोच से डर गए? तुम तो बहुत बड़े डरपोक निकले वंश।
रिया बेटा, ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। वंश को सॉरी बोलो। मैं किसी को सॉरी नहीं बोलूंगी, और खासकर इस वंश से तो कभी नहीं। ऐसा कहकर रिया गुस्से से टेबल से उठकर चली गई। कोई बात नहीं मामी, मुझे रिया की बातों का बुरा नहीं लगा। उसी रात की बात है। वंश गहरी नींद में सो रहा था। खिड़की अपने आप खुलती है, पर्दा उड़ने लगता है। अचानक कमरे में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी, जिसे सुन वंश की आंखें खुल जाती हैं। कोई है, कोई है। वो लाइट जलाता है, लेकिन बल्ब फड़फड़ाता है और बंद हो जाता है। तभी बिस्तर के नीचे से वंश को किसी के फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। वंश, वंश। आवाज सुन वो अपने बेड के नीचे झांकता है, मगर वहां कुछ नहीं था। वो चैन की सांस लेता है, मगर जैसे ही वो ऊपर उठता है, तो सामने हवा में एक डरावनी सी औरत खड़ी थी, जिसे देख वंश जोर से चीखता है। वंश की आवाज सुन दिलीप और शालिनी वंश के कमरे में आते हैं। क्या हुआ वंश? वो इस कमरे में कोई है। कौन था बेटा? भूत। बेटा, भूत भूत कुछ नहीं होते। तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। उस रात वंश बहुत डरा हुआ था। उसे देख दिलीप और शालिनी को भी काफी चिंता हो गई। उन्हें लग रहा था शायद वंश पर उसके माता पिता की मौत का सदमा कुछ ज्यादा है, इसीलिए वो हर चीज से डर रहा है। उस रात शालिनी वंश के कमरे में उसके पास रहती है, मगर कमरे में सब कुछ शांत था। अगले दिन सुबह शालिनी वंश को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर कुछ दवाइयां देकर वंश को आराम करने को कहते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय शालिनी को वंश के साथ बिताने को कहते हैं। इसके बाद वो वंश का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखने लगी। वो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, जो रिया को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अब वंश पहले से काफी ठीक हो चुका था। एक दिन जब शालिनी वंश के लिए उसकी पसंदीदा डिश बना रही थी। मम्मी, आपको पता है मैं भिंडी नहीं खाती, फिर भी आप भिंडी क्यों बना रही हो? बेटा, ये वंश के लिए है, आप दूसरी सब्जी खा लेना। मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, फिर भी आप उस पर ज्यादा ध्यान क्यों देती हो? बेटा, अभी वंश की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हमें उसका पूरा ध्यान रखना है। नहीं, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो जब से यहाँ आया है, उसने आप लोगों को मुझसे दूर कर दिया है। ऐसा कहकर वो वहां से गुस्से से चली गई। उसी रात की बात है। रात के करीब 3 बज रहे थे। शालिनी को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन उसकी आंखें खुली तो उसने देखा वंश उसके बगल में नहीं था। रोने की आवाज घर के हॉल से आ रही थी, इसीलिए वो हॉल की तरफ गई, जहां वंश सर झुकाकर रो रहा था। वंश बेटा, क्या हुआ? आप वहां बैठकर क्यों रो रहे हो? शालिनी वंश के पास गई, पर वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। शालिनी ने उसे चुप कराने के लिए उसके सर पर अपना हाथ फेरा, पर जैसे ही वंश ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा, शालिनी घबरा गई। वंश का चेहरा किसी भयानक बच्चे की तरह दिख रहा था। वह डरकर जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुन दिलीप भागते हुए आए। क्या हुआ शालिनी, तुम ऐसे चिल्लाई क्यों? वो वंश। दिलीप ने चारों ओर देखा, पर वहां वंश नहीं था। कहाँ है? वो यही था, मेरे सामने। पर यहाँ पर तो कोई नहीं है। मेरा यकीन करो दिलीप, वो यही था। जिसके बाद शालिनी ने दिलीप को सारी बातें बताई। कुछ तो है दिलीप हमारे इस घर में। अब तो मुझे भी लगता है कि वंश ने जो कहा था वो सच है। हमारे घर में जरूर किसी आत्मा का साया है। वंश के माता पिता को गुजरे अभी कुछ समय ही हुआ है। कहीं उनकी आत्मा तो हमें परेशान नहीं कर रही?
ये सब क्या कह रही हो शालिनी? तुम शांत हो जाओ, अभी तुम घबराई हुई हो। इसके बाद वो दोनों वंश के कमरे की तरफ आए जहां वो अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था। ये देखो, वंश तो यहाँ सो रहा है और तुम कह रही हो कि तुमने उसे हॉल में देखा। वंश को सोता देख शालिनी भी चौंक गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो उसने अभी थोड़ी देर पहले देखा वो सच था या बस एक वहम। इसी कश्मकश में वो रात निकल गई। अगले दिन दोपहर की बात है, जब शालिनी किचन में खाना बना रही थी। वो पिछली रात की घटना के बारे में ही सोच रही थी, पर तभी उसे कुछ सामान गिरने की आवाज आई। वो तुरंत किचन से बाहर गई, पर सामने का मंजर देख उसकी रूह कांप गई। वंश रिया का गला दबा रहा था। रिया खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वंश बहुत ही गुस्से में था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, जैसे पिछली रात शालिनी ने देखी थी। उसका भयानक स्वरूप किसी डरावने जानवर की तरह लग रहा था। यह देख वो उनके पास गई और रिया को छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो वंश अपनी बहन को, छोड़ो। बहुत कोशिशों के बाद शालिनी ने रिया को वंश से छुड़ाया। वंश का गुस्सा मानो 7वें आसमान पर था। वो किसी जानवर की तरह गुर्रा रहा था। ये देख वो दोनों बहुत डर गए। कुछ घंटे बाद शाम के 7 बजे कहाँ है वंश? अपने कमरे में। घबराओ मत, ये फादर जोसेफ है। मुझे यकीन है कि ये हमारे वंश को ठीक कर देंगे। क्या आप मुझे वंश के कमरे तक ले जा सकती हैं? इसके बाद शालिनी फादर जोसेफ को वंश के कमरे में ले गई, जहां वंश कमरे के एक कोने में बैठा हुआ था। वंश माय चाइल्ड, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? फादर की आवाज सुनकर वंश उनकी ओर घूरने लगा। वो किसी भूखे भेड़िए की तरह फादर की ओर गुर्रा रहा था। तुम सब लोग चले जाओ यहाँ से, वरना मैं सबको मार दूंगा। ए शैतानी आत्मा, क्यों परेशान कर रहे हो तुम इस मासूम बच्चे को? इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो इसे। इसे मैं अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। मैं कभी मेरा काम अधूरा नहीं छोड़ता। तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। चले जा यहाँ से। तू ऐसे नहीं मानेगा शैतान। तुझे सजा मिलेगी तभी तू यहाँ से जाएगा। ऐसा कहकर फादर जोसेफ कुछ मंत्रों का जाप करने लगे और अपने हाथों में पकड़ा हुआ क्रॉस वंश के गले में डाल दिया, जिसके कारण वंश बहुत जोर जोर से छटपटाने लगा। उसकी चीखों से पूरा घर दहल रहा था। आखिरकार फादर जोसेफ ने पवित्र हॉली वाटर को वंश पर छिड़का, जिसके चलते वंश बेहोश हो गया। अब वंश ठीक है। आप कुछ समय तक ये लॉकेट इसके गले से मत उतारना। थोड़े दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद सभी लोग हॉल में गए। थैंक यू फादर, आपने हमारे बेटे को बचा लिया। पर इतने छोटे बच्चे के शरीर पर किसी आत्मा का कब्जा कैसे हो सकता है? ये बात सुनकर फादर जोसेफ ने रिया की ओर देखा, जो डरी सहमी उनकी ओर ही देख रही थी। उस शैतान ने ऐसे ही आपके बेटे पर कब्जा नहीं किया था। उसे बुलाया गया है आपके घर में। क्या? हमारे घर में बुलाया गया है? पर इस घर में ऐसा कौन करेगा? ये सारी बातें तुम बताओगी रिया, या मैं बताऊं तुम्हारी मम्मी पापा को? ये बात सुन सभी रिया की ओर देखने लगे। रिया जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर मैंने कभी नहीं चाहा कि वंश की ऐसी हालत हो। मैं तो बस उसे डराना चाहती थी, इस घर से भगाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी गलती की वजह से इतना कुछ हो जाएगा। ये क्या कह रही हो रिया? ये सब तुमने किया है? मम्मी पापा,
मुझे ब्लैक मैजिक की किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। पिछले 1 साल से मैं इन किताबों को पढ़ रही थी। मुझे इंटरनेट की मदद से ब्लैक मैजिक की किताबें मिली थी। शुरू में जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो उत्सुकता के चलते मैंने कभी कभार छोटे छोटे ब्लैक मैजिक ट्राई किए और धीरे धीरे मेरा ये ब्लैक मैजिक लोगों पर काम भी करने लगा। जब वंश इस घर में आ रहा था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। इसीलिए उसे डराने के लिए मैंने बुक से पढ़कर उस पर ब्लैक मैजिक कर दिया। शुरुआत में जब वो रातों को डरता तो मुझे बहुत मजा आता था, पर जब आप लोग वंश को मुझसे भी ज्यादा प्यार करने लगे तो गुस्से में मैंने उस पर डेविड ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर दिया। मैं बस इसे घर से भगाना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था वंश की जान पर खतरा होगा। मैंने बहुत कोशिश की उस डेविल को वापस भेजने की, पर मुझे कहीं भी वो ब्लैक मैजिक ठीक करने के लिए सॉल्यूशन नहीं मिला। जब कल रात उसने आपको डराया तो मैं वहीं छुपकर सब कुछ देख रही थी। इसीलिए आज सुबह जब मैं उस डेविल को वंश के शरीर को छोड़कर जाने के लिए कहने लगी तो वो गुस्से से मुझे ही मारने की कोशिश करने लगा। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो रिया? तुमने बिना किसी प्रॉपर नॉलेज के ब्लैक मैजिक की किताब को पढ़कर उससे जादू किया। तुम्हें जरा भी एहसास है इसके चलते आज कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी? आई एम सॉरी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माय चाइल्ड, ऐसी चीजें सीखने के लिए सही गुरु और सही नियत चाहिए। माय चाइल्ड, किसी बड़े की सलाह के बिना इसे करना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर आज मैं टाइम पर नहीं आता तो ये डेविल तुम सबको बहुत नुकसान पहुंचा सकता था, यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती थी। रिया को अपनी गलती का पछतावा था। उसने सबसे प्रॉमिस किया कि फिर वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। कुछ दिन बीत गए, वंश धीरे धीरे ठीक होने लगा। रिया ने उससे माफी मांगी और वंश ने उसे माफ करके गले से लगा लिया।